दीदी जी कॉफ़ी। कॉफ़ी का मग मेरी मेज पर रखकर शामली नीचे बैठ गई। 3 नंबर के बेड के मरीज का क्या हाल है शामली, होश आया या नहीं? मैंने धीरे से पूछा। अभी कहाँ दीदी जी, वहीं से तो मैं देखती आ रही हूँ, लेकिन आप यहाँ कब तक बैठी रहेंगी? जब उस बिटिया को होश आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। रात के 2 बज गए हैं, थोड़ी देर सो लीजिए। नहीं शामली, नींद नहीं आ रही है, मैं ठीक हूँ, यहीं बैठी हूँ। थोड़ी देर सुन्न बनी रही। हॉस्पिटल के कक्ष में हम दोनों के अलावा आईसीयू और इमरजेंसी अटेंड करने वाले स्टाफ को छोड़कर सभी अलसाए पड़े थे। मरीज के तीमारदार भी लगभग सो गए थे, पर मेरी आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। दीदी जी एक बात पूछूं? शामली ने फिर मुंह खोला। पूछ। 3 नंबर बेड वाली बिटिया से आपका कोई खास रिश्ता है क्या? खास से तुम्हारा क्या मतलब है? हम डॉक्टर हैं और हर मरीज हमारे लिए खास हैं। वह तो है दीदी जी, पर इस लड़की के लिए मैंने आपकी आंखों में एक अलग ही दर्द देखा है। शामली ठीक कह रही थी। आज शाम 5 बजे इस लड़की का जो केस आया है, उसने मुझे हिलाकर रख दिया है। नींद की ढेर सारी गोलियां खाकर इस लड़की ने मरने की कोशिश की थी, पर इन वक्त पर माँ को शक हुआ और इसे अस्पताल में ले आई। आज दोपहर में ही हाई स्कूल का रिजल्ट निकला था। दीदी जी एक बात बताइए, इस बिटिया ने नींद की इतनी सारी गोली काहे खा ली? कोई ऊंच नीच हो गई क्या? फुसफुसाकर शामली ने पूछा तो मैंने उसे कसकर घूरा। शामली सच कह रही थी। एक वक्त ऐसा था जब कुंवारी लड़कियां आत्महत्या करती थी तो इसके पीछे एक ही वजह लोग मानते थे कि कहीं कुछ गलत हुआ है, लेकिन यह क्रमशः समस्या कम होती चली गई। सहशिक्षा और विज्ञान के कारण चेतना जागी है, परंतु कुछ सालों से किशोर व युवा आए दिन मौत को गले लगा रहे हैं। प्रगति के साथ साथ जीवन में तनाव भी आ गया है, जिसे आज की पढ़ी लिखी पीढ़ी झेल नहीं पा रही है। दीदी जी कॉफ़ी ठंडी हो रही है। शामली के कहने पर मैंने कॉफ़ी का मग उठा लिया। कॉफ़ी ठंडी हो गई थी, लेकिन मेरे अंदर का लावा दपदपा रहा था। वह अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। बार बार एक ही आवाज़, एक ही चित्र मेरे अंतर में उभरता है। मेघा, मेघा। इसे 2 वर्ष पड़ी थी मेरी बेटी। 18वां जन्मदिन था। क्लिनिक से जल्दी जल्दी काम निपटाकर जब मैं घर पहुंची तो देखा मेघा बड़े से एक्वेरियम में मछली को खाना डाल रही थी। मुझे देखकर वह थोड़ी सहम गई। ये क्या है, कहाँ से ले आई? माँ, मैंने इसे खरीदा है, आपसे कहा था ना, पर मुझे लगा आपके पास अभी समय नहीं है, सो खुद जाकर ले आई। बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें कुछ इल्म भी है? तुम्हारा इस साल बोर्ड भी है, 1 महीने बाद तुम्हारा पेपर है, डॉक्टरेट की प्रतियोगिता है। सारा समय तुम इन मछलियों को चारा खिलाओगी तो पढ़ोगी कब? पढ़ लूँगी माँ, आप टेंशन क्यों लेती हैं? मेरे कम नंबर आए हैं कभी? हाँ, इस बार 5 नंबर कम आए हैं मैथ में। तुम समझती क्यों नहीं? मैंने और तुम्हारे पापा ने यह नर्सिंग होम तुम्हारे लिए बनवाया है, तुम्हें ही संभालना है सब कुछ। माँ, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी। मैंने आप लोगों के कहने पर विषय तो ले लिया है, पर मैं प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हूँ। प्लीज़ माँ। मैं बिना कुछ बोले गुस्से में अंदर चली गई। बेवकूफ़ लड़की है। फिर मुझे लगने लगा कि मेघा पढ़ाई में कम समय दे रही है। जब वह घर में घुसती तो सबसे पहले एक्वेरियम की तरफ भागती, थोड़ा वक्त वहाँ गुजारती। अब मैं उसके एक एक मिनट पर नज़र रखती थी। परीक्षाएं हो गई, रिजल्ट भी आ गया, पर वह मेडिकल की परीक्षा में सेलेक्ट नहीं हुई थी। उफ, उस दिन कैसी महाभारत मची थी। गुस्से से लाल पीले हुए रवि ने एक्वेरियम में उठाकर पटक दिया। सहमी मेघा रोती हुई अपने कमरे में भाग गई और फिर घड़ी ने टन टन करके 3 का घंटा बजाया तो मैं अतीत से वर्तमान में आ गई। उस बच्ची को दवा देने का वक्त हो गया था। इस तरह के सीरियस केस में मैं पूरी तरह नर्सों पर भरोसा नहीं करती। मैं स्वयं उस बच्ची के पास चली गई। जब मैं वहां पहुंची तो नर्स वहां उसे दवा देने के लिए मौजूद थी। मुझे देखकर वह मुस्कुराई। मैम, मैं दे रही हूँ दवा। मैंने उसकी हार्ट बीट चेक की। आईसीयू से बाहर निकली तो देखा उसकी माँ भरी आंखों से दीवार पकड़े हुए खड़ी थी और उसके पिता थोड़ी दूर पर खड़े उसे घूर रहे थे। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची बच तो जाएगी? हाथ जोड़कर बड़े ही कातर स्वर में उसने मुझसे पूछा। मैं कुछ जवाब देने जा रही थी कि उसके पति जोर से चिल्लाए, आप क्या आंसू बहा रही है?
तेरे ही लाड़ प्यार का नतीजा है यह सारा। सारा मान सम्मान मिट्टी में मिला दिया। अगर किसी मीडिया वाले को खबर लग जाए तो इज्जत खाक में मिला देंगे। मैंने उसे ध्यान से देखा, चेहरे मोहरे से सभ्य संस्कारी पुरुष, लेकिन घृणा से ओतप्रोत। कृपया शांत हो जाइए, यह हॉस्पिटल है। मेरे केबिन में आइए, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। शामली से 2 कप कॉफ़ी भेजने को कहकर मैं अपने केबिन में चली आई। थोड़ी देर बाद दोनों मेरे सामने आकर बैठ गए। इकलौती बेटी है आपकी? मैंने बात का सूत्र पकड़ते हुए कहा। नहीं, एक छोटा भाई भी है इसका, महिला ने जवाब दिया। आप दोनों जॉब करते हैं? नहीं, सिर्फ मैं करता हूँ, यह घर देखती है। इस बार पुरुष बोला। ओह, मतलब दोनों बच्चों को पढ़ाना लिखाना सब आपकी पत्नी के जिम्मे है। बचपन से मैंने ही उन्हें गाइड किया है। मेरी पत्नी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए मुझे ही देखना पड़ता है, लेकिन अब मेरे पास उन्हें देखने का वक्त नहीं है। ओह, तब भी बीच बीच में आप बच्चों को प्रेरित करते ही होंगे? जी हाँ, बिल्कुल। क्या कहते हैं, यही कि उन्हें फर्स्ट आना है, बड़ी नौकरी करनी है, इंजीनियर बनना है, आईआईटी में सेलेक्ट होगी तभी तो बड़ी इंजीनियर बनेगी। क्या वह भी यही बनना चाहती है? वह तो बेवकूफ़ है, नासमझ है, उसे अपने करियर के बारे में कुछ नहीं पता। आप काउंसलर हैं? नहीं, पर जानता हूँ आप कुछ नहीं जानते। बच्चा भविष्य में क्या बनेगा या क्या बनना चाहता है, यह आप अपने नज़रिए से देखते हैं। कभी उसके नज़रिए से भी देखने की कोशिश की है आपने? मिस्टर जोशी, आत्महत्या का प्रयास कोई बहुत टूट कर ही करता है। अपने ही शरीर को पीड़ा देने का कृत्य करने के लिए कितना बड़ा कलेजा चाहिए। जो आत्महत्या करते हैं, इसके पीछे अभिभावक जिम्मेदार होते हैं। आपकी पत्नी अकेली जिम्मेदार नहीं है। नहीं, मैं स्वयं को गुनहगार नहीं मानता। मैंने हमेशा इसकी हर ख्वाहिश पूरी की है, लेकिन मेरी इच्छा इतनी सी है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े अधिकारी बने। क्या यह बच्ची फेल हुई है? नहीं, फेल नहीं हुई है, नंबर कम आए हैं। उन्होंने उसे बुरी तरह डांटा था। यह भी कहा था कि 1 वर्ष बाद तुम्हें आईआईटी में सिलेक्ट होना है। रुंधे गले से इस बार माँ बोली। मिस्टर जोशी, आप कभी फेल हुए हैं? हाँ, एक बार हाई स्कूल में। फिर क्या प्रतिक्रिया थी आपके पेरेंट्स की? मुझे थोड़ा डर लगा, इसलिए मैं शाम तक बाहर टहलता रहा। मैं मानता हूँ कि मेरी संगत उस समय बहुत अच्छी नहीं थी और मेरे 2 पेपर बिगड़ गए थे। जब मैं घर आया तो पिताजी ने मुझे अपने पास बैठाकर बड़े प्यार से समझाया था। मुझे आज भी याद है, उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा, पराजय की चोट खाकर ही आदमी दुगने उत्साह से विजय के पथ पर आगे बढ़ता है और उसमें से सफलता भी ज़रूर मिलती है। तुम अपनी असफलता को अपने ऊपर हावी मत होने दो, फिर प्रयास करो। मुझे उम्मीद है कि तुम सफल हो जाओगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह अच्छी शिक्षा के अभाव में तुम भी एक मामूली सी नौकरी पर गुजर करो। मैं चाहता हूँ तुम एक बड़े ऑफिसर बनो। मेरी यह इच्छा पूरी करोगे ना? पिता की आंखों की उस कतार याचना को मैं आज तक नहीं भूला हूँ। फिर तो मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज इस मुकाम पर खड़ा हूँ। देखा मिस्टर जोशी, आपके पिता ने भी आपके सामने सिर्फ अपनी इच्छा रखी थी, अपने सपनों को थोपा नहीं था। आप क्या पढ़े, क्या बने, यह चयन आपके लिए छोड़ा था उन्होंने, वरना वह भी कह सकते थे कि तुम कलेक्टर या वकील बनो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज हम अपने सपनों को अपने बच्चों के ज़रिए पूरा करवाने में लगे हैं। आज ये हर घर की समस्या बन चुकी है। प्रतिस्पर्धा में प्रत्येक माता पिता सुरसा की तरह मुंह फाड़े बेहतरीन रंगीन करियर के अंदर निवाले की तरह अपने बच्चों को ढकेल रहे हैं, बिना यह जाने समझे कि उनके बच्चों की रुचि उसमें है या नहीं। और जब वह बच्चा रेल की पटरी से कटता है या अपना जीवन समाप्त करता है तो सारी ज़िंदगी माता पिता एक दूसरे को कोसते हुए बिताते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं हम अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर? क्यों नहीं उन क्षेत्रों पर नज़र दौड़ाते हैं जिनकी हमारे देश को भी आवश्यकता है? कितनी ख्वाहिशें रखेंगे ये पेरेंट्स। ये ख्वाहिशें तो अंतरहीन है। इलास्टिक वहीं तक खींचना चाहिए जहाँ तक वह टूट ना जाए। आवेश में मेरी आवाज़ कांपने लगी। मैम, मैं समझता हूँ, लेकिन समझौता हम ही क्यों करें? क्योंकि यह आज के बच्चों की मांग है। उसका एक दायरा है, एक सोच है, एकाग्रता की सीमा है। वह वही कर सकता है जो वह ठीक समझता है। उसे ज़बरदस्ती ना करें, पराजय की पीड़ा से वह टूट जाएगा। आपकी बेटी ने आत्महत्या का प्रयास यूं ही नहीं किया होगा। कितनी बार टूटी होगी वह बेचारी अपने अंतर में। क्या महसूस किया है आपने? डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को बचा लीजिए, माँ गिड़गिड़ाई। देखा आपने,
यह वही माँ है जिसे आप कम पढ़ी लिखी बता रहे हैं। अगर यह समय पर अपनी बुद्धि का उपयोग करके इसे मेरे पास नहीं लाई होती तो क्या आपकी बच्ची की सांसें अब तक चल रही होती? थोड़ी देर जोशी साहब चुप बैठे, पहलू बदलते रहे, फिर धीमे से बोले, आप शायद ठीक कहती हैं मैम। मेरे माता पिता तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने मेरी असफलता से ही मेरी सफलता को जोड़ दिया और मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा योग्य ऑफिसर पिता बनकर भी अपनी बेटी की मन की व्यथा को नहीं समझ सका। अपनी ही इच्छा उस पर लादता गया। वह क्या बनना चाहती है यह जानने की कोशिश ही नहीं की। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची बच तो जाएगी? यह प्रश्न एक पिता ने सच्चे दिल से पूछा था कि तभी शामली ने यह कहते हुए कमरे में प्रवेश किया कि दीदी जी, 3 नंबर बेड वाली बच्ची को होश आ गया है। ईश्वर ने आपकी पुकार सुन ली जोशी साहब। अब आगे आपको क्या करना है यह आप दोनों बेहतर समझते होंगे। कहते हुए मैं उठ गई। आईसीयू की तरफ जाते हुए मैंने घूरकर अपनी मेज पर रखी मेघा की तस्वीर पर आंखें टिका दी। अपने आंसुओं को रोकते हुए मैं तेजी से आईसीयू की तरफ बढ़ी। एक बच्ची के प्राण बचाकर उसके माता पिता को समझाकर शायद मैंने अपने प्रायश्चित का एक अंश कम कर दिया। पता नहीं मेरी यह बच्ची मुझे माफ़ कर पाएगी या नहीं, जिसका नाम मेघा था और उसके जीवन का लक्ष्य कुछ और था। लेकिन अपने नर्सिंग होम के लालच में कि इसे कौन चलाएगा, मैं और रवि उसे डॉक्टर बनाने पे तुले थे। क्रोध और डिप्रेशन में उसने अपना जीवन समाप्त कर दिया। काश हर माता पिता मेरी इस गलती से सबक ले। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी शिक्षाप्रद लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ दोस्तों। वंदे मातरम।